ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। वेलकम टू फोटोन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो एज वी ऑल नो कि हम सबको एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी उससे प्रॉपर फंक्शन कर सके। और ये न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? सो ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो हमें मिलते हैं फूड से। सो फूड को कंज्यूम करने के भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट मोड्स होते हैं, दैट इज देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला मोड होता है ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपना खुद का खाना बनाते हैं फ्रॉम स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड ETC। सो एज वी ऑल नो कि हम अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, और यू कुड से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो हम क्या हुए? तो वी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल दैट इज ह्यूमन्स। तो हेटेरोट्रॉप वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो अगर वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, यानी कि उन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना होगा अपने खाने के लिए। उसी में हेटेरोट्रॉप्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द नेक्स्ट कैटेगरी lies between saprophytes. So saprophytes are the organisms that draws nutrition from decaying matter. यानी कि saprophytes ऐसे organisms होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड बॉडी के ऊपर फीड करके लेते हैं। तो एक तरह से saprophytes अर्थ को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। अगर सारे डेथ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही रहे जैसे वो मरे थे तो पूरी अर्थ पे गंदगी फैल जाएगी। तो सेप्रोफाइट्स एक तरह से अर्थ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं उन डेथ ऑर्गेनिजम्स को डीके करने में। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक यानी कि फूड को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेना। सो होलोजोइक में आएंगे हम ह्यूमंस। हम क्या करते हैं कि हमारा खाना डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं। द थर्ड हेटेरोट्रॉप्स आर पैरासाइट्स। सो जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी के बाल में जुए पड़ जाती है तो वो जुए क्या करती है कि एक तो उसी होस्ट की बॉडी में रहती है और दूसरा उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेती है और उसी को क्या करती है? हार्म करती है। तो इसी तरह पैरासाइट्स ड्रॉज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। वो अपने होस्ट के ऊपर बैठ के उनके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने अंदर ले लेती है और उनको एक तरह से हार्म भी करती है। तो दे आर नोन एज पैरासाइट्स। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स को लेके। सो एज वी नो देयर आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही हेटेरोट्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो यही खाना हम एग्रीकल्चर के थ्रू बनवाते हैं। एज वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और उनका गुजारा किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर हम एग्रीकल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो दैट इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। साइंटिफिकली क्रॉप्स को ग्रो करना, रेजिंग लाइवस्टॉक्स यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना उनके प्रोडक्ट्स के लिए, एंड कल्टीवेटिंग सॉइल यानी कि सॉइल को ठीक से कल्टीवेट करना टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू हार्वेस्ट ग्रेन्स। अब क्रॉप बेसिकली होता क्या है? Crop is when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो क्रॉप क्या होती है कि मान लो कि सेम काइंड ऑफ प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट की बात करें
तो हमने एक लैंड लिया और उस लैंड पे बहुत सारे सेम वीट के ही प्लांट को लगा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वीट की क्रॉप। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप्स के ग्रोइंग सीजन और उसके हार्वेस्टिंग सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इज खरीफ क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स होती है जो कौन से सीजन में ग्रो होती है? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन जनरली कब से लाई करता है? तो रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर के बीच में लाई करता है। यानी कि ये जो क्रॉप्स होंगी वो कब उगाई जाएंगी? रेनी सीजन के बीच में, फ्रॉम जून टू सितंबर। एंड ऐसी जो क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है वो है पैडी यानी कि राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सारी क्रॉप्स को हम मॉनसून में ग्रो करेंगे। द सेकेंड काइंड ऑफ क्रॉप्स आर राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जो विंटर सीजन में ग्रो करता है, जनरली अक्टूबर से लेके मार्च तक। इन्हीं सीजन में हम राबी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, सारी दालें, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। सो ये दो थी काइंड ऑफ क्रॉप्स जो सीजन के बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो जैसे हम जानते हैं कि इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करके हमें हमारे ग्रेन्स मिलेंगे जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने की टेक्निक को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं जिन्हें परफेक्टली फॉलो करें तब जाके हमें एक क्रॉप को ग्रो करके परफेक्ट काइंड ऑफ ग्रेन्स मिल सकते हैं। अब इन प्रैक्टिसेस में सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन कम्स इरिगेशन, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में टोटल ये 7 स्टेप्स आते हैं। इन स्टेप्स को हम एक एक करके यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जैसे कि जानते हैं हम कि सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉइल एक मेन फैक्टर है एक अच्छी क्रॉप के लिए। तो क्यों सॉइल इम्पॉर्टेंट है? तो सॉइल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैनी मोर। और ये सारे मिनरल्स हमारे प्लांट अपने अंदर सक इन करते हैं और उन्हीं के थ्रू हमें ग्रेन्स मिलते हैं जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं। सो एक तो इसीलिए क्योंकि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप्स। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर वाटर की ज़रूरत होती है, और वो पानी किसके अंदर होता है? सॉइल के अंदर। और रूट्स जो है वो पूरे प्लांट को वाटर प्रोवाइड करती है फ्रॉम द सॉइल। थर्ड कम्स गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो लोग खेती करते हैं उनके फ्रेंड होते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज फार्मर्स फ्रेंड। तो क्यों होता है अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फार्मर की हेल्प कर रहा है फॉर अ बेटर क्रॉप, क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए सॉइल एक मीडियम की तरह होता है जिसमें सारे गुड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और क्रॉप को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। Now, the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. तो सॉइल को लूजन अप करना और उसको लेवल में लाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लगिंग। सो बेसिकली टिलिंग में होता क्या है कि ये है हमारा सॉइल। अब सॉइल पे जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि पहले तो वाटर देके उसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट बना देते हैं ताकि उसके अंदर क्रॉप्स ग्रो कर सके। फिर थोड़ी वाटरिंग करने के बाद हम उसको खोदते हैं एंड प्लग के थ्रू जो एकदम अंदर तक मिट्टी चली जाती है, उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिले। तो इसीलिए जो मिट्टी बहुत नीचे तक जा चुकी है उस मिट्टी को हम ऊपर की साइड कर देते हैं, जिससे कि
सबसे ऊपर वाले लेवल पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लगिंग और टीलिंग। तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज These allows the root to penetrate deep into the soil। यानी कि जब हम सॉइल को एकदम लूजन अप कर देता है ना प्लग करने के बाद, तो क्या होता है कि सॉइल ना ऐसे मिट्टी जैसा एकदम कठोर नहीं होता, उसके अंदर जो सारे बड़े बड़े से ब्लॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे क्रम्बल्स में टूट जाता है, जिसकी वजह से रूट वहाँ पे अच्छे से फंस जाती है और वो रूट क्या कर सकती है कि अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि जमीन में बहुत अंदर तक ग्रो कर सकती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और एकदम अंदर जाके भी रूट को सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी टिलिंग की हुई है। The next advantage is the loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil। और हमने जैसे कि बात की कि अर्थवर्म और बहुत सारे माइक्रोब्स अच्छे होते हैं प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए। तो जब हम सॉइल को टिल कर देते हैं प्लग के थ्रू, तो क्या होता है कि वो सॉइल ढीला हो जाता है और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोब्स बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाते है। सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ प्लगिंग और टिलिंग। अब ये प्लगिंग होती किससे है? तो वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सबसे पहला इम्प्लीमेंट जो फार्मिंग में यूज होगा दैट इज प्लग, यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो प्लग ना ट्रेडिशनली फार्मर्स यूज करते थे पहले के ज़माने में फर्टिलाइजर को डालने के लिए, और वहाँ पे जो फालतू के साइड में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, एंड टू टर्निंग द सॉइल। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा टिलिंग करना, सॉइल को लूजन अप करना, तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? प्लग, ताकि नीचे का जो सॉइल है वो ऊपर तक आ सके। ये प्लग किससे बनता है? वुड से। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लग शेयर। आगे की साइड उसमें क्या होगा? एक ट्रायंगुलर सी आयरन स्ट्रिप होगी जिसको बोलते हैं प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लग शेफ्ट। अब क्या होता है कि उसका मेन पार्ट होता है एक बड़ी सी डंडी जो बनी होती है वुड से, जिसे हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट। देयर इज a हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और वहां पे क्या होता है एक एंड पे ना एक हैंडल काइंड ऑफ होता है, एंड दैट इज द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो दूसरी साइड होता है वहां पे एक बीम की तरह अटैचमेंट होती है जिसको बैल के गले पे बांध देते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो प्लगिंग के लिए या फिर प्लग को यूज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ ह्यूमन, ये दोनों मिलके प्लग को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं और फील्ड की प्लगिंग कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक प्लग है जिसमें एक वुडन रॉड रखी है बुल्स के नेक पे, जिसके एंड को हम कहते हैं बीम, एंड द मेन पार्ट ऑफ दिस प्लग इज प्लग शेयर, जो कि एक एंड से थोड़ा सा शार्प होता है, और यही प्लग शेयर ये बुल्स खींचते हैं, और ये प्लग शेयर एम्बेडेड होता है इनटू द सॉइल, जो सॉइल को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। और इस रॉड को और प्लग शेयर को एक साथ लाती है एक वुडन रॉड जिसका नाम है प्लग शाफ्ट। सो दिस इज हाउ अ प्लग इज मेड, जिसमें एक सिंपल वुडन रॉड होती है, नीचे एक प्लग शाफ्ट होता है, और सबसे नीचे प्लग शेयर होता है, जिसके थ्रू हम सॉइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसकी टेलिंग कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्प्लीमेंट इज अ hoe। इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन और वुड। तो इसमें क्या होता है कि एक वुड या फिर आयरन की बड़ी सी रॉड होती है, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड अ बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू one of its end and works like a blade. It is pulled by animals।
तो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ अ हो लुक लाइक। तो इसके सबसे ऊपर एक ग्रिप है, एक हैंडल है एंड बीम है एंड वी आर हैविंग अ आयरन और अ वुडन रोड और एक ब्रॉड सी आयरन की बनी हुई बेंड प्लेट है। इस हो को ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स जो है वो अपने ऊपर लगाते हैं और फील्ड को टिलिंग में और प्लगिंग में यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स जो फार्मर्स पहले यूज़ किया करते थे। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ में फार्मर्स यूज़ करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज़ यूज्ड फॉर प्लगिंग बाय अ ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। सो प्लग एंड हो को यूज़ करते टाइम फार्मर को एक तो ज़्यादा काम करना पड़ता था और वो टाइम भी बहुत लेता था। और आजकल कल्टीवेटर्स बन गए हैं जिनके थ्रू फील्ड में आसानी से प्लगिंग और टिलिंग हो जाती है। नाउ द सेकेंड स्टेप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज सोविंग। तो सोविंग क्या होता है? क्रॉप्स को फील्ड में प्लांट करना। मतलब जो हमारा बीज होता है ना उसको सॉइल के अंदर दबाना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोविंग। अब सोइंग के लिए हमें जो सीड्स चाहिए वो सीड्स को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो वो जो सीड्स होंगी वो एक तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को अच्छे से देखेंगे ताकि हमें जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट ग्रेन्स मिले वो अच्छी क्वालिटी के हो। सेकेंड क्वालिटी इज डिजीज फ्री क्वालिटी। यही कि हम जो सीड्स को सिलेक्ट करें उनमें डिजीज फ्री कैरेक्टरिस्टिक हो जिससे वो जल्दी से बीमार ना हो पाए। देन द थर्ड क्वालिटी इज कि वो बहुत ही हाई यील्ड दे, यानी कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत ही हाई अमाउंट में उसमें हो। तो यही कुछ क्वालिटीज होंगी जो हम चेक करेंगे जब हम सीड को सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब सोविंग ना दो काइंड की होती है। सबसे पहले अगर बहुत ही छोटा सा खेत है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि फार्मर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि सिंपली सीड्स को लेके और फील्ड के अंदर ऐसे ही फेंक के उसको सो कर सकते हैं। जी मतलब सो करना इस काइंड ऑफ कि उन्होंने एक बास्केट से बहुत सारे सीड्स लिए और उसको एक साथ ऐसे थ्रो कर दिया और वो सारे ही सीड जमीन के अंदर चले गए। अगर लार्ज फील्ड है तो इसमें तो ये ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या होता है हम ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं। नाउ इफ वी लुक अबाउट द ट्रेडिशनल टूल, तो पहले लोग क्या यूज करते थे? देयर इज अ शेप लाइक अ फनल इक्विपमेंट। सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having the sharp ends. These end pours into the soil and place seed there. तो पहले ना एक फनल जैसा क्या होता था, एक इक्विपमेंट होता था। इस फनल जैसे इक्विपमेंट में एक पाइप होता था। अब वो जैसे ही फनल में सारे सीड्स डालते थे नीचे पाइप में ना एक छेद होता था और उस छेद के थ्रू जो सीड्स है वो जगह जगह पे गिर जाते थे और ऐसे ही वो जमीन में बीज को बो देते थे। अब फार्मर्स यूज करते हैं सीड ड्रिल, दैट इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो जैसे कि हमने देखा कि लार्ज फील्ड में हम क्या यूज करेंगे? ट्रैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि एंड में जो पर्सिंग होती है, जो छेद होता है, उसके थ्रू सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे और अंदर तक जाके हम सीड्स को डाल सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि सारे सीड्स एक इक्वल प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होती, एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स नहीं होते, जिसकी वजह से हर एक प्लांट को अपनी अपनी प्रॉपर जगह मिलती है ग्रो होने के लिए, सनलाइट के लिए और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो सीड ड्रिल से सीड्स को सो करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो एग्जैक्टली मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो जैसे हमने देखा कि प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से है? सॉइल से आते हैं।
तो क्या होता है कि बार बार जब एक ही काइंड ऑफ क्रॉप हम ग्रो कर रहे होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ना खत्म हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो वही सारे प्लांट्स ले गए, तो अब सॉइल में क्या बचा। तो इसीलिए उन सॉइल में और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए हम उसमें कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जो है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, दे आर सिंथेटिक केमिकल्स जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स के अंदर होता है एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये तीनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रिच होते हैं, दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि ये सिंथेटिक केमिकल्स है, तो इनकी वजह से ना सॉइल पोल्यूशन होता है, जिसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि वो ना फील्ड को हार्म कर सकता है। और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को फर्टिलाइजर्स नेचुरली इंक्रीज नहीं करते बल्कि सिंथेटिकली इंक्रीज करते हैं। अब दूसरे कंपाउंड्स जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए, वो है मेन्योर। मेन्योर ना नेचुरली बनता है फ्रॉम वर्मी कंपोस्ट, जो कि अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। देन कम्स ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर यानी कि जो सारे प्लांट्स ना मर जाते हैं उसके बाद उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, और इसी को बोलते हैं हम ग्रीन मेन्योर। और मेन्योर जो है उसमें काउ डंग भी यूज होता है। तो मेन्योर जो होता है वो एक नेचुरल कंपाउंड है जो फार्मर्स अपने ही खेत में बनाते हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेन्योर नेचुरल है, इसकी वजह से कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है। इट्स टोटली प्लांट बेस्ड। जो डेड प्लांट्स होते हैं उन्हीं को वापस उन्हीं को वापस यूज करके हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। फार्मर्स हैव टू ऐड मेन्योर टू द fields to replenish the soil with nutrients, and this process is called manuring. सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए विथ इट्स न्यूट्रिएंट्स हम यूज करते हैं मेन्योर का, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेन्योरिंग। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Now, what is crop rotation? So, the growing of different crops subsequently on the same field in different season is called crop rotation. यानी कि फार्मर अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करेगा एक ही फील्ड में। जैसे हमने देखा था द टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो कि थी खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ग्रो हो रही थी। ऐसे ही फार्मर्स क्या करते हैं कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को एक ही लैंड पे ग्रो करते हैं। अब इसके फायदे क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जब वो हर सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो वो पूरे साल भर में बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर लेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। पहला तो ये हो गया कि पैसा ही पैसा होगा। नाउ द सेकेंड एडवांटेज इज दैट कि क्रॉप रोटेशन करने से जो सॉइल है उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक सीजन में फार्मर ने राइस को ग्रो कर लिया। अब राइस को अगर फोस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे ही दूसरे सीजन के आते ही वहाँ पे फार्मर ने कैबेजेस ग्रो कर दी, एंड कैबेजेस को मान लेते हैं कि सल्फर या फिर फोस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत हुई। तो इसी तरह से दोनों क्रॉप्स की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से सॉइल के सारे ही न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, यूज़ में आएंगे। जिसकी वजह से सॉइल में ऐसा नहीं होगा कि कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया और कोई न्यूट्रिएंट बहुत ही कम यूज़ हो गया। सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ जो है वो यूज़ होंगे। तो एक ये फायदा हो गया कि हमें बिना मेन्योर और फर्टिलाइजर के ऐड किए सॉइल का रिप्लेनिशमेंट मिल गया। सेकेंड एडवांटेज इज कि इसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाती और ना ही वीड्स ग्रो कर पाती है, जो कि क्रॉप्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है। सो दिस वर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, दैट इज कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेगा और साथ ही में क्रॉप्स भी अल्टरनेटिवली अच्छे से ग्रो होती रहेंगी। अब जैसे कि मेन्योर एक नेचुरल कंपाउंड था,
तो नेचुरल कंपाउंड्स के एडवांटेजेस होते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मेन्योर इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो पहली बात तो ये कि मेन्योर एक नेचुरल कंपाउंड है और वो सॉइल को पल्यूट भी नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेन्योर का। ऑल्सो वो क्या करता है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि प्लांट्स बहुत सारे वाटर को एक साथ होल्ड कर, सॉरी प्लांट्स नहीं, यानी कि जो सॉइल है वो बहुत सारे पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। इसकी वजह से जब हम मेन्योर ऐड करते हैं ना सॉइल में, तो क्या करता है, वो सॉइल को पोरस बनाता है, उसके अंदर छोटे 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 गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत ही इजी हो जाता है, बिकॉज रूट्स को भी गैसेस को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। देन इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जैसा कि हमने देखा कि सॉइल को माइक्रोब्स की भी जरूरत है, तो मेन्योर के एडिशन के बाद ये जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे सॉइल में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ऑल्सो मेन्योर ऐड करने से क्या होता है कि सॉइल का जो टेक्सचर है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, सो मेन्योर आर फार मोर बेटर देन फर्टिलाइजर्स।